आज से हमारी पहली CWL की शुरुआत हो चुकी है हमारे 2026 की। और 3 अटैक तो मेरे ही बचे हुए हैं और 1 अटैक बचा हमारे वीर शिवाजी का। लेकिन दोस्तों हमारे सुपर ट्रूप्स तो यहाँ इनएक्टिव पड़े हुए हैं। पहले करना पड़ेगा उन्हें एक्टिव। और इससे अंदाजा आपको लग ही गया होगा कि मैं अटैक को कहां से और कैसे एग्जीक्यूट करने वाला हूं। और आप देख सकते हैं मैंने रिलीज किया पहले अपने किंग एंड क्वीन को और दूसरी ओर से रिलीज किया अपने मीटियोर गोलैम्स को और बाकी बची हुई सारी की सारी आर्मी को। यहाँ बिल्डिंग्स हमारे सामने कम बची हुई है तो स्पाइकी बॉल का जलवा आप देख सकते हैं। और यहाँ आसानी से हमने ले लिया 3 स्टार्स। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रणव फिर आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज से हमारी पहली CWL की शुरुआत हो चुकी है हमारे 2026 की। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि वॉर का सिनेरियो क्या रहने वाला है। और यहां आप देख सकते हैं कि हमने कर लिए हैं 11 अटैक्स और 3 अटैक तो मेरे ही बचे हुए हैं और 1 अटैक बचा हमारे वीर शिवाजी का। और ओपोनेंट्स के भी अभी 4 अटैक्स बाकी हैं और हम अभी शो हो रहे हैं बिल्कुल लास्ट नंबर पर। वैसे इतने बढ़िया अटैक करके हमें लास्ट में शो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर गौर फरमाए हमारे राउंड्स टेबल पर तो आप देख सकते हैं कि सबने कर लिए हैं अपने सारे के सारे अटैक्स। सिर्फ हमारी वॉर के अटैक अभी बाकी हैं और देखना यह है कि आखिर में हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है। यहां पहला अटैक मैं करने जाऊंगा अपनी सैबियो गेमिंग वाली आईडी से, जो कि हमारी TH16। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने हुआ TH15 बेसिस। तो ओपोनेंट्स की तो इस बार खैर नहीं है दोस्तों। कोशिश हमारी यहां यही रहने वाली है कि हम आसानी के साथ लेकर आए 3 स्टार्स और बिल्कुल भी रिस्क ना लें। चलो चलते हैं दोस्तों अपने पहले ओपोनेंट की ओर। और आप देख सकते हैं कि सैबियो गेमिंग आईडी के सामने ये अटैक कुछ भी नहीं लग रहा है। और अगर आप गौर फरमाएं तो हमारी अटैकिंग स्ट्रेटेजी कहां से शुरू होने वाली आप सबको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि मोनोलिथ पड़ा हुआ है एक ही कॉर्नर में, तो उसको टारगेट करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। और हमारा रॉयल चैंप टाउन हॉल तक तो जाने नहीं लगा, तो हम करेंगे सिर्फ टारगेट अपने मोनोलिथ को और लेकर जाएंगे ज्यादा से ज्यादा डिफेंस जो आसपास पड़ा हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों कि डिफेंस का लेवल आप देख सकते हैं कि सारा का सारा मैक्स हो चुका है TH15 लेवल के लिए। तो स्ट्रेटजी में हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिकली अगर मिस्टेक हुई हमारी यहां पर तो हम लेकर आएंगे सिर्फ 2 स्टार्स। और CWL में इतनी भारी मिस्टेक कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों हमारे सुपर ट्रूप्स तो यहाँ इनएक्टिव पड़े हुए हैं। पहले करना पड़ेगा उन्हें एक्टिव। और इससे अंदाजा आपको लग ही गया होगा कि मैं अटैक को कहां से और कैसे एग्जीक्यूट करने वाला हूं। जो भी मेरे साथ बने हुए हैं तो उनको पता होगा कि स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है इस लेआउट पे। और आप खुद भी आर्मी को देख सकते हैं और इसको कॉपी करना जरूर, क्योंकि बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन देने वाली है ये आर्मी। तो चलते हैं दोस्तों अपने लेआउट की ओर और फिर से एक बार एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि एनालाइज अच्छे से नहीं हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन इस लेआउट पे गड़बड़ होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डिफेंस का लेवल थोड़ा लो पड़ा हुआ है हमारे सामने। मैं ट्रूप्स लेकर जा रहा हूं TH16 के, तो अगर थोड़ी बहुत यहां गड़बड़ हो भी जाए तो आसानी से क्लियर हो जाएगा बेस। तो हमारी रॉयल चैंप वॉक तो शुरू होगी 12 o'clock से और मेन आर्मी का अटैक शुरू होगा हमारा 6 o'clock से, जो कि ऑपोजिट होगा बिल्कुल ही। चलो चलते हैं दोस्तों और करते हैं एग्जीक्यूट, क्योंकि एग्जीक्यूट करके ही पता चलेगा कि कितनी डिस्ट्रक्शन हमारा रॉयल चैंप लेकर आएगा। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने अटैक को कहां से शुरू कर दिया है। और यहाँ इनविजिबिलिटी स्पेल को यूज करने में थोड़ी बहुत देरी करेंगे जरूर, क्योंकि मोनोलिथ रेंज में नहीं था। जैसे ही हम मोनोलिथ की रेंज में आते हैं वैसे ही हमने यूज कर दिया अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को और ये आसानी के साथ मोनोलिथ के पास पहुंच भी गया है हमारा रॉयल चैंप। तो यहाँ हमारा मेन टारगेट क्लियर हो चुका है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि जाए हमारा रॉयल चैंप सीधा टाउन हॉल के ऊपर। लेकिन आसपास आप अगर डिफेंस देखें तो वो टाउन हॉल की ओर नहीं लेकर जा रहा है। और ये क्या दोस्तों, साइड में निकला है टेस्ला, तो आसानी के साथ हमारा यहाँ रॉयल चैंप पहुंच चुका है टाउन हॉल के ऊपर। और अभी मेरे पास पड़े हुए 3 इनविजिबिलिटी स्पेल और मेरे रॉयल चैंप का लेवल आप देख सकते हैं कि 45 लेवल का पड़ा हुआ है। तो 2 इनविजिबिलिटी काफी रहेंगे इस टाउन हॉल को उड़ाने के लिए। हाँ, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो बूट्स के ओरा में हमारा ईगल आर्टिलरी भी डाउन हो जाएगी और हो भी चुकी है दोस्तों। और करते हैं रॉयल चैंप को गायब और करते हैं अपनी मेन आर्मी से शुरुआत, जो कि होने वाली हमारी सुपर येतीज की। लेकिन फनल को क्रिएट करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर फनल क्रिएट आप नहीं करते तो सारे के सारे सुपर येतीज बाहर ही रह जाएंगे और ये डिफेंस इतना कैपेबल है कि सारे सुपर येतीज को उड़ा देगा। तो बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेना है और करते हैं अपनी स्ट्रेटजी को वैसे ही एग्जीक्यूट जैसे हम पहले करते थे। तो साथ ही के साथ मैंने 3 o'clock से अपने किंग एंड क्वीन को रिलीज कर दिया है दोस्तों, जो कि साइड वाली बिल्डिंग्स को आसानी से क्लियर कर देगा और साथ ही के साथ क्लियर करेगा कोर को भी। और साथ ही मैंने यूज किया है 9 o'clock से अपने रॉयल चैंप को
और साथ ही अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने भाले वाली एबिलिटी को यूज कर दिया है, जो कि डिफेंस को दूर से निशाना लगाता जा रहा है और मुझे लगता है ये अटैक 3 स्टार की ओर जाता जा रहा है। वाह 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 वाह, क्या बोला है मैंने। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिफेंस का लेवल थोड़ा लो जरूर है और यहाँ एग्जीक्यूशन भी बहुत बेहतरीन हुई है, क्योंकि आप सुपर एथिस की तादाद को देख सकते हैं कि कितने ज्यादा बचे हुए हैं और साथ ही के साथ बची हुई हमारी 2 एबिलिटीज भी। पड़ा है हमारे पास रिवाइव स्पेल, तो दिक्कत तो यहाँ बिल्कुल भी होने नहीं वाली है। लेकिन यहाँ दिक्कत होने वाली हमारे ओपोनेंट्स को, जिनके ऊपर आसानी से हमने ले लिए हैं 3 स्टार्स। लेकिन यहाँ टाइम इशू थोड़ा बहुत रह जरूर सकता है, तो हमें रॉयल चैंप को मौका देखकर एक्टिव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो कि बिल्डिंग्स आसपास बहुत बची हुई हैं, ज्यादा डैमेज तो नहीं दे सकती हैं, लेकिन यहाँ टाइम स्लॉट हमारा कम जरूर पड़ सकता है, तो हम रिस्क यहाँ बिल्कुल भी नहीं लेंगे। और यहाँ रॉयल चैंप को एक्टिव कर दिया है और बची है सिर्फ 3 बिल्डिंग्स, जो कि आसानी से इस टाइम स्लॉट में उड़ जाएंगी, चाहे वो पड़ी हो दूसरे कोने में। और यहाँ 2026 का हमारा पहला अटैक बहुत ही सफल गया है और आसानी के साथ हमने गेन कर लिया है 3 स्टार्स। एक बात तो कहने वाली है दोस्तों कि पहला अटैक अगर हमारा 3 स्टार चला जाए तो आगे आने वाले अटैक्स में बहुत ही आसानी हो जाती है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बूस्ट हो जाता है। और यहां हम पहुंच चुके हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर, जो कि करने वाले हैं क्लियर हम अपनी जादू वाली आईडी से, जो कि हमारी TH17 की। और यहां मैं अटैकिंग स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूं अपने मीटियोर गोलेम्स की। लेकिन अगर आप लेआउट को देख पा रहे हो कि फिर से हमारे सामने आया TH15, तो आसानी तो होने वाली है दोस्तों। लेकिन मैं मीटियोर गोलेम्स को पहली बार लेकर आ रहा हूं अपने वॉर स्लॉट में, तो एग्जीक्यूशन में थोड़ी बहुत घबराहट हो जरूर रही है। और यहां घबराहट इस बात की भी है कि मैं अटैक को कहां से शुरू करूं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 इनविजिबिलिटी टावर लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे रॉयल चैंप वॉक को डिस्टर्ब करेंगे जरूर। लेकिन यहां मेरी सोचने की एबिलिटी यही है कि हम अटैक को एग्जीक्यूट करें फ्रॉम द 6 o'clock, क्योंकि ईगल आर्टिलरी के आसपास बहुत ज्यादा डिफेंस पड़ा हुआ था, अगर आपने गौर फरमाया हो, जिससे कि अगर इनविजिबिलिटी स्पेल हमारा एक्टिव होता भी है तो आसानी के साथ हम दोबारा पहुंच जाएंगे अपनी ईगल आर्टिलरी के ऊपर। जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस आर्मी के बारे में पता जरूर होगा, और जिनको नहीं पता है तो कॉपी कर लेना जरूर, क्योंकि वॉर अटैक्स में बहुत ही काम आने वाली है। क्योंकि TH17 होते ही हमारे पास आते हैं मीटियोर गोलेम, जिनके लिए कोई भी बैरियर नहीं है हमारे वॉल जैसा। और हिट पॉइंट्स तो पूछो मत दोस्तों। और यहां हम करते हैं इस अटैक को शुरू, लेकिन कर लेते हैं पहले थोड़ा बहुत स्काउटिंग, क्योंकि कोई भी गलती इस अटैक को डुबा सकती है और डूबना हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और यहाँ क्लैन कैसल के ट्रूप्स हमने फिल कर लिए हैं। चलो चलते हैं दोस्तों अपने अटैकिंग की ओर। और कोशिश हमारी फिर से यही रहने वाली है कि आसानी से लेकर जाएं 3 स्टार्स, और एग्जीक्यूशन हमारी सेम ही रहने वाली है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप को। और यहां थोड़ा बहुत डिले ले सकते हैं, क्योंकि आसपास ऐसा डिफेंस नहीं पड़ा हुआ जो कि ज्यादा रॉयल चैंप को डैमेज करे। थोड़ा बहुत यहाँ टाइम गैप हम इनविजिबिलिटी स्पेल को दे सकते हैं, और यहाँ किसी भी टाइम हमारा इनविजिबिलिटी टावर एक्टिव हो जरूर जाएगा और हमें थोड़ी बहुत मदद होने भी वाली है, क्योंकि इनविजिबिलिटी टावर हमारे रॉयल चैंप को भी इनविजिबल करेगा, जिसकी वजह से हमारे रॉयल चैंप को थोड़ा बहुत टाइम बाय मिल जाएगा। और यहाँ इनविजिबिलिटी टावर बिल्कुल ही खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ हमारा रॉयल चैंप थोड़ा बहुत भटकता हुआ नजर आ जरूर रहा है। और मुझे लगता है कि अब ईगल आर्टिलरी डैमेज नहीं होने वाली है, क्योंकि आसपास के डिफेंस ने बहुत ज्यादा डाइवर्ट कर दिया है हमारे रॉयल चैंप को। और हमारे पास बचे हुए सिर्फ 2 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो उतने में ईगल आर्टिलरी डैमेज होना बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा है। और साथ ही के साथ बाहर आ चुके हैं हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स, जो कि डाइवर्ट करेंगे जरूर हमारे रॉयल चैंप को। और ये रॉयल चैंप वॉक हमारे तीनों में से कोई भी टारगेट नहीं लेकर आई है, लेकिन लेकर आई है 22% डैमेज, बहुत ही अच्छा हुआ है। रॉयल चैंप को यहाँ सक्सेस रेट 22% मिली है। तो चलते हैं अपनी मेन अटैकिंग की ओर। और आप देख सकते हैं मैंने रिलीज किया पहले अपने किंग एंड क्वीन को, और दूसरी ओर से रिलीज किया अपने मीटियोर गोलेम्स को, और बाकी बची हुई सारी की सारी आर्मी को। और यहाँ मैं रॉयल चैंप को थोड़ा बचा के रखूंगा, क्योंकि ईगल आर्टिलरी बहुत ही कोने में पड़ी हुई है और आसपास इतनी ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है, तो यहाँ डाइवर्शन लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ मौके का इंतजार, और फिर मौका देखते ही यूज करेंगे अपने रॉयल चैंप को भी। लेकिन अगर आप गौर फरमा रहे हो कि हमारे मीटियोर गोलेम्स ने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया है, और मुझे लगता नहीं कि इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी में कोई भी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो ट्रूप्स हैं हमारे यहाँ ओवर पावर्ड पड़े हुए हैं। और अगर आप गौर फरमा रहे हो कि मैंने यूज किया यहाँ ट्रूप लॉन्चर का, जो कि सारे के सारे ट्रूप्स को किसी भी जगह भेज रहे हैं, और हमने साथ ही साथ यूज कर दिया अपने रॉयल चैंप को भी, जो कि लेकर जाएगा हमारे मोनलिथ को साथ ही के साथ में। तो यहाँ अटैक में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है, और ये 3 स्टार की ओर जाता हुआ नजर आ जरूर रहा है।
और यहाँ मोनोलिथ की रेंज में हमारे ट्रूप्स पहुंचते ही यूज करूंगा मैं अपने वार्डन की एबिलिटी का, क्योंकि मोनोलिथ के आसपास बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा हुआ है। पड़े हुए तो वहां पर ओपोनेंट के 4 हीरोज और साथ ही के साथ टाउन हॉल और मोनोलिथ भी, तो हमें यहाँ के लिए बचा के रखना था अपने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी को। और इस तरह के एग्जीक्यूशन के बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको लगातार यूज करेंगे, क्योंकि ऐसे तो अटैकिंग स्ट्रेटेजी आने नहीं वाली हाथ में, या आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलने वाला है। क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को देखा होगा, जो कि मैंने मीटियोर गोलेम्स की अटैकिंग स्ट्रेटेजी को लेकर 2 वीडियोस बनाई हैं, तो अगर आपने गौर फरमाया हो कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करी थी उस वीडियोस में, तो आप सबको दिखाया था कि कैसे एग्जीक्यूट करना है इस अटैक को। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए और दोबारा से देखें कि हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और कोशिश करें कि खुद एग्जीक्यूट करके देखें। और यहां आ चुके हैं हम अपने रियोन वाले बेस की ओर, जो कि हमारा TH-17 लेआउट, और ये बेस एग्जिस्ट करता है हमारा 7वें नंबर पर, जिसके सामने आया हुआ है फिर से TH-17 बेस, जो कि हमें दिक्कत देगा जरूर, लेकिन TH-17 से हमारी थोड़ी दोस्ती हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि जादू वाला आईडी भी हमारी TH-17 पर पहुंच चुकी है और ये भी हमारा TH-17 ही है। लेकिन यहां मैं अटैकिंग स्ट्रेटेजी चेंज करने वाला हूं। यहां मैं फिर से यूज करने वाला अपने सुपर येतीस को। डिफेंस देखकर आपको पता लग ही रहा होगा कि TH-16 तो पार हो चुका है और कुछ डिफेंसेस TH-17 के भी लग चुके हैं। लेकिन अगर आपने लूप होल को नोटिस किया हो तो हम इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को उन लूप होल से यूज करेंगे, और शुरुआत वही होने वाली है। यूज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को फ्रॉम द लूप होल, और पहले क्लियर करेंगे अपने मोनोलिथ को, और कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि लेकर जाए साथ ही के साथ टाउन हॉल को भी, लेकिन वो देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर आसपास के किसी भी डिफेंस ने हमारे रॉयल चैम्प को डिस्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा टाउन हॉल इस बार क्लियर नहीं होने वाला। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है कि हमारे ट्रूप्स इतने कैपेबल है कि आसानी के साथ इस टाउन हॉल को उड़ा देंगे, और डिफेंस का लेवल मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा, तो मुश्किल नहीं होने वाली है। लेकिन टाइम स्लॉट को लेकर थोड़ी बहुत हो भी सकती है, लेकिन वो अटैकिंग को एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलेगा। चलो चलते हैं दोस्तों और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। और यहां टारगेट हमारा पहला होने वाला मोनोलिथ, तो पहले यूज करेंगे अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का, और फिर रिलीज करेंगे अपने रॉयल चैम्प को साथ ही के साथ में। और यहां अगर आप नोटिस कर रहे हो कि आसानी से हमारा रॉयल चैम्प पहुंच चुका है मोनोलिथ के ऊपर, तो ये क्या दोस्तों साथ ही के साथ चला गया है हमारे टाउन हॉल के ऊपर भी। लेकिन ये क्या हमारे क्लैन कैसल के ट्रूप्स थोड़ा डाइवर्ट कर जरूर रहे हैं। तो यहां कोशिश हमारी यही रहेगी कि इनविजिबिलिटी स्पेल को ऐसे गिराएं ताकि जो क्लैन कैसल के ट्रूप्स हैं वो बिल्कुल ही छिप जाएं और जाए सीधा हमारा रॉयल चैम्प टाउन हॉल के ऊपर। क्योंकि जैसे ही हमारा एक आइस गोलेम टूटता है, वैसे ही हमारा एक इनविजिबिलिटी स्पेल खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इससे सारा का सारा डिफेंस क्लियर नहीं भी होने वाला। लेकिन हमारी रॉयल चैम्प वॉक से आसानी से 2 टारगेट तो क्लियर हो चुके हैं, और मुझे लगता नहीं कि इस अटैक में कुछ बचने भी वाला है। तो करते हैं हम अपने रॉयल चैम्प को गायब और करते हैं मेन आर्मी की शुरुआत फ्रॉम द 6 o'clock। लेकिन फनलिंग का यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर फनल आपने नहीं बनाया तो हमारे सुपर येतीस जो है वो बाहर ही रह जाएंगे, और सारा का सारा डिफेंस पड़ा हुआ है अंदर। और इस स्ट्रेटजी का मेन मोटिव यही रहता है कि सारे के सारे ट्रूप जाएं सीधा कोर के अंदर, क्योंकि उसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रोमाइट्स जो कि डैमेज करेंगे सारे के सारे डिफेंस को भी। अगर आपने गौर फरमाया हो कि मैंने अपने किंग एंड क्वीन को रिलीज कर दिया फ्रॉम द 3 o'clock, जिससे कि वो आसपास की बिल्डिंग्स को क्लियर कर देंगे, और जिससे हमारे सुपर येतीस जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले। और साथ ही मैंने यूज कर दिया अपने रॉयल चैम्प को भी, लेकिन यहां यूज करते हैं अपने भाले वाली एबिलिटी का, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत देर हो चुकी है यहां पर। लेकिन फ्योनिक्स वाली एबिलिटी कवर अप करेगी, लेकिन यहां थोड़ी बहुत गलती हो गई हमें, और मुझे लगा नहीं था कि मैं रॉयल चैम्प के साथ भाले वाली एबिलिटी को यूज कर भी रहा हूं। और यहां हम यूज करते हैं अपने वार्डन की एबिलिटी का, जिससे कि हमारे ट्रूप जो है वो सर्वाइव करेंगे बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि सामने आ चुका था हमारे स्कैटर शॉट, और हमारे सुपर येतीस बिजी हो गए थे वॉल्स को तोड़ने में ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सारे के सारे ट्रूप्स फैल चुके हैं इस बेस में, तो आसानी होने वाली है हमारे ट्रूप्स को भी कि आसानी से इस बेस को उड़ा दें। और हमारा टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं कि 1 मिनट अभी बचा हुआ है, और साथ ही बचे हुए हैं ढेर सारे सुपर येतीस भी। तो डिस्ट्रक्शन तो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। लेकिन मिडल में पड़ा हुआ स्कैटर शॉट मुझे दिक्कत देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट डैमेज कर दिया हमारे जेंट को, जो कि हमारी एबिलिटी से निकला था। तो यहां मुझे यूज करना पड़ेगा अपने बारबेरियंस को भी मौका देखकर, कि आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ाना बहुत ही जरूरी रहेगा, जिससे कि हमारे रॉयल चैम्प को थोड़ा टाइम स्लॉट मिल जाएगा आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ाने के लिए। और यहां हमने आसानी से आसपास की बिल्डिंग्स को उड़ा जरूर दिया है, और उड़ा दिया सारे के सारे डिफेंस को भी, और ले लिया है फिर से 3 स्टार्स। और यहाँ कुल हमने 9 स्टार्स को जोड़ दिया है इस CWL में।
तो अगर आपने गौर फरमाया हो कि हमारी तीनों के तीनों अटैक्स कितने ही बेहतरीन थे, हालांकि हमारे सामने कुछ कमजोर डिफेंस आया जरूर था, लेकिन कुछ अटैकर्स ऐसे हैं जो कि इन बेसिस पर लेकर आ रहे हैं सिर्फ 1 स्टार या 2 स्टार, जो कि बहुत ही हैरानी की बात है। यहां हम आसानी से जीत भी चुके हैं और हमने इस वॉर में, जैसे हम लास्ट में थे, लेकिन हम आ चुके हैं बिल्कुल ही टॉप पर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस राउंड में लिए हमने 39 स्टार्स और किसी भी क्लैन ने नहीं लिए हैं। तो इस बार हम सीधा टॉप पर जाने वाले हैं, बस हमारा कोई क्लैनमेट अटैक करना ना भूले और लेकर आए आसानी से 3 स्टार्स, क्योंकि गलती यहां मंजूर नहीं है, लेकिन गलतियां हमारे टीममेट्स करते जा रहे हैं लगातार। और सेकंड वॉर हमारी शुरू हो चुकी है, उसका सिनेरियो मैं लेकर आऊंगा आपके कल की वीडियो में। लेकिन अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस मोड की ओर, क्योंकि वहां हमें दिखाना है अपने जलवे और करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस अपने सुपर येतीज के साथ, क्योंकि सुपर येतीज ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, क्योंकि उन्हें एक्टिव करने के लिए चाहिए होते हैं डार्क एलिक्सर्स। तो हम इनको यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस मोड में। और यहाँ हमारे सामने हुआ TH16 बेस, और यहाँ शुरुआत कर दी हमने रॉयल चैंप वॉक के साथ, और कोशिश यही रहने वाली है कि आसपास का ज्यादा से ज्यादा डिफेंस लेकर जाएं, कि जितना ज्यादा डिफेंस हमारा रॉयल चैंप कवर करेगा उतना ही हमारे आने वाले ट्रूप्स को आसानी होने वाली है, क्योंकि वो आसानी से इस लेवल के डिफेंस को उड़ा देंगे। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि हमारा रॉयल चैंप जाएगा टाउन हॉल के ऊपर, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि आसपास डिफेंस काफी पड़ा हुआ है जो कि डिस्ट्रैक्ट करेगा हमारे रॉयल चैंप को। लेकिन कोशिश हमारी यही रहने वाली कि जाए साथ के साथ टाउन हॉल भी, कि अभी हमारे पास पड़े हुए 4 इनविजिबिलिटी स्पेल, तो आसानी से यहाँ टाउन हॉल क्लियर हो भी सकता है। तो मुझे लगता है कि रॉयल चैंप चले भी जाएगा टाउन हॉल के ऊपर। और हाँ दोस्तों, पहुंच गया है टाउन हॉल के ऊपर हमारा रॉयल चैंप। तो यहाँ आधे से ज्यादा काम तो हमारा हो भी गया है, क्योंकि 14% डिस्ट्रक्शन हमने ले ली है और लेकर जाएंगे साथ ही साथ टाउन हॉल को भी। तो 1 स्टार तो पक्का हो भी गया है साथ के साथ। तो करते हैं रॉयल चैंप को यहाँ पर गायब, क्योंकि ईगल आर्टिलरी तो वैनिश होने नहीं वाली, लेकिन वैनिश हो सकता है हमारा रॉयल चैंप भी। और यहां हमने यूज करना है अपने सुपर येतीज को, लेकिन फनल को क्रिएट करना मत भूलना दोस्तों, मैं दोबारा कह रहा हूं, क्योंकि फनलिंग के बिना हमारे सुपर येतीज बाहर ही रह जाएंगे, जो कि बहुत ही दिक्कत की बात है। तो फनल क्रिएट करते ही अपनी मेजर आर्मी को यूज कर देंगे और साथ के साथ यूज कर देंगे अपने किंग एंड क्वीन को भी। और अगर आपने नोटिस किया हो कि ये अटैकिंग स्ट्रेटेजी हमारी थोड़ी ट्राइकॉन रहती है, जैसे कि आप इस लेआउट में देख रहे हैं कि हमने सुपर येतीज को यूज किया फ्रॉम द 12 o'clock, और साथ ही साथ 9 o'clock से मैं यूज करूंगा अपने रॉयल चैंप को भी विद भाले वाली एबिलिटी। 3 o'clock से यूज किया मैंने अपनी किंग एंड क्वीन को। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कोनों से सारे के सारे डिफेंस को क्लियर करते जा रहे हैं हम। यहाँ मोनलिथ हमारे ट्रूप्स की रेंज में पहुंच गया था, यूज किया अपनी वार्डन की एबिलिटी का। तो लॉग लॉन्चर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, जो कि लेकर जा रहा है हमारे ट्रूप्स को सीधा ईगल आर्टिलरी की ओर, क्योंकि ईगल आर्टिलरी को उड़ाना भी बहुत जरूरी रहता है यहाँ पर। और डिफेंस के लेवल को देखकर मुझे कुछ लगता नहीं कि कोई दिक्कत होने भी वाली है, और आसानी से उड़ जाएगा इस लेवल का डिफेंस। और यहाँ हमने सक्सेसफुली पहले प्रैक्टिस मोड में ले लिए हैं 3 स्टार्स, और लगातार मैं अटैकिंग स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और ऐसी परफेक्शन मैं CWL में लाना चाहूंगा। और साथ के साथ मैं एक और अटैकिंग स्ट्रेटेजी आपके सामने लाना चाहूंगा, जो कि हमारी होने वाली मीटियोर गुलाम की। तो आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अटैक तो हमने 3 स्टार कर लिया है, लेकिन चलते हैं अपने अगले अटैक की ओर। और साथ के साथ मैं क्लियर करता जा रहा हूं अपने स्टार बोनस को भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टार बोनस से मिलते हैं हमें ऑर्स, और उनको कलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एबिलिटीज को मैक्स करना बहुत जरूरी रहता है यहाँ पर। क्योंकि जब हमने COC को शुरू किया था तब ऐसा एबिलिटीज वाला चक्कर नहीं था, लेकिन 2025 से हमने जब शुरू करी है तो हमें देखने को मिली है बहुत सारी एबिलिटीज। थोड़ा पहले डिफिकल्टी हुई जरूर, लेकिन हमने आसानी से उनको कैप्चर कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन अटैक कर रहे हैं हम, और आप तक लेकर आ भी रहे हैं। एंड आई होप कि आप एग्जीक्यूट में ला भी रहे होंगे और आपको फायदा भी मिला होगा। लेकिन ये सब फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे इस अटैकिंग स्ट्रेटेजी को। तो लगातार बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं हर महीने लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए एक नई अटैकिंग स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप सबको बहुत ही आसानी हो जाएगी ओपोनेंट के बेस पर 3 स्टार लाने की। और यहां आसानी से हमने ले लिया है क्लैन कैसल में ट्रूप्स अपनी सेकंड आईडी से, और चलते हैं अपने अगले ओपोनेंट की ओर। और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने आया हुआ है TH17 बेस। तो ये अटैक थोड़ा चैलेंजिंग होने जरूर वाला है, क्योंकि डिफेंस को आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट TH17 हो चुका है, लेकिन यहाँ आसानी भी हमारे लिए हो चुकी है, क्योंकि हमारे रॉयल चैंप पहुंच गया सीधा टाउन हॉल के ऊपर, और आसानी से यहाँ टाउन हॉल तो उड़ जाएगा। लेकिन देखना यह है कि टाउन हॉल को उड़ाने के बाद हमारा रॉयल चैंप कितने डिफेंस को और उड़ाएगा। वैसे रॉयल चैंप स्ट्रेटेजी का बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लूप होल्स अगर हमें मिल जाए तो आसानी से ओपोनेंट का बेस गायब हो जाता है।
अगर आप गौर फरमाएं कि रॉयल चैंप वॉक थोड़ी कंट्रोलेबल भी होती है, जिससे कि हम आसानी से ज्यादा डिफेंस को उड़ा लेते हैं पहले ही, और आगे आने वाले ट्रूप्स के लिए भी आसानी हो जाती है। लेकिन रॉयल चैंप वॉक के लिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो रॉयल चैंप वॉक हो सकती है बिल्कुल ही खराब, जो कि एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ हम प्रैक्टिस से पहुंच तो चुके हैं और यहाँ पहुंच चुके हैं अपने डिस्ट्रक्शन लेवल की ओर भी। यहाँ करते हैं रॉयल चैंप को गायब साथी के साथ, क्योंकि आसपास का डिफेंस खा जाएगा हमारे रॉयल चैंप को। और साथ ही हम यूज करते हैं अपने सुपर येतिस को फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। हाँ जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम द 3 o'clock हम अटैक को शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले क्रिएट करेंगे अपने फनल को और फिर यूज करेंगे अपने बचे हुए सारे के सारे सुपर येतिस को भी। और जो भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने एक्सिक्यूट करना शुरू कर दिया होगा इस अटैकिंग स्ट्रेटजी को, क्योंकि मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होती हमारे सुपर येतिस को लेकर। लेकिन जो मैंने अटैकिंग स्ट्रेटजी फाइंड आउट करी है उसे हम आसानी से लेकर आ सकते हैं 3 स्टार, वो भी इन टाइम दोस्तों, बल्कि 30 सेकेंड्स तो बचते ही हैं कम से कम। लेकिन यहाँ ध्यान रखना होता है सिर्फ हमें एग्जीक्यूशन का, और अपने ट्रूप्स को लगातार यूज करता रहना है। अगर आपने थोड़ा बहुत टाइम स्लॉट लिया तो हमें हो सकती है लास्ट में दिक्कत। तो यहाँ मोनलिथ की रेंज में आते ही यूज किया मैंने अपनी वार्डन की एबिलिटी, ताकि ट्रूप्स को ज्यादा डैमेज ना हो और साथ ही साथ डैमेज ना हो हमारे लॉग लॉन्चर को भी, क्योंकि लॉग लॉन्चर बहुत ही ज्यादा वे निकालता है हमारे ट्रूप्स के लिए, क्योंकि बाद में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखना कि लॉग लॉन्चर को पहले रिलीज कभी मत करना, क्योंकि पहले सुपर येतिस आएंगे फिर आएगा हमारा लॉग लॉन्चर। जैसे कि सारा डिफेंस अगर लॉग लॉन्चर पर चला गया तो हमारे सुपर येतिस बाहर ही रह जाएंगे। और यहाँ हमारे तीनों के तीनों हीरोज डाउन हो चुके हैं और यहाँ वेट करना पड़ेगा हमारे सुपर येतिस का डिफेंस के पास आने का, क्योंकि बचा हुआ है मेरे पास एक रिवाइव स्पेल, तो उसे यूज करेंगे हम अपने रॉयल चैंप के ऊपर। लेकिन अगर आप गौर फरमा रहे हो कि आसपास डिफेंस का लेवल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और अभी पड़ी हुई है हमारे पास किंग की एबिलिटी भी, तो उसे मैं थोड़ा चालाकी से यूज करूंगा दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पास पड़े हुए 8 हिट्स, तो आसानी से इस लेवल का डिफेंस क्लियर हो जाएगा, वो भी हमारी स्पाइकी बॉल से। लेकिन बाकी बची हुई बिल्डिंग्स को क्लियर करना जरूरी रहेगा और यूज करते हैं अपनी स्पाइकी बॉल को। और यहाँ बिल्डिंग्स हमारे सामने कम बची हुई हैं, तो स्पाइकी बॉल का जलवा आप देख सकते हैं। और यहाँ आसानी से हमने ले लिया 3 स्टार्स। तो इस टेक्निकलिटी को आप तभी समझेंगे जब आप लाएंगे इसको एग्जीक्यूशन में। चलो चलते हैं दोस्तों अपने जादू वाले बेस की ओर, और यहाँ मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपने मीटियोर गोलैम वाली ट्रेनिंग को, कि हमें इस अटैकिंग स्ट्रेटजी को कैसे यूज करना है। मैं अटैक करने जाऊंगा अपने रैंडम बेसिस पर ही, तो यहां आप मेरी आर्मी को चेकआउट कर सकते हैं और कॉपी करना जरूर और प्रैक्टिस में जरूर लाना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आपको ये आर्मी सूट नहीं करने वाली। क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी चेंजेस आपने लानी हो तो वो एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलने वाला है। और यहां हमारे सामने आ चुका एक और ओपोनेंट, और आप लूप होल को फिर से यहां पर देख सकते हैं कि हमें मिल चुका है मोनोलिथ के बिल्कुल ही नजदीक। तो यहां हमारा मेन टारगेट मोनोलिथ होने वाला है, तो यूज करते हैं अपने इनविजिबिलिटी स्पेल को, क्योंकि रॉयल चैंप हमारा बिल्कुल ही जाएगा कोर के अंदर और कोर को डिस्ट्रॉय करे बिना बाहर नहीं आने वाला दोस्तों। लेकिन देखना यहां ये रहता है कि कितने % ऑफ डैमेज लेकर आएगा हमारा रॉयल चैंप, क्योंकि टाउन हॉल का डिस्ट्रॉय होना मुझे यहां बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यहां कोशिश हम यही करने वाले हैं कि आसपास के डिफेंस को लेकर जाए बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि अगर आसपास का डिफेंस ज्यादा क्लियर हो जाता है तो आगे आने वाले ट्रूप्स के लिए आसानी हो जाएगी। वैसे मीटियोर गोलैम्स को तो आसानी है दोस्तों, क्योंकि उनका डैमेज बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, और साथ ही के साथ है उनके पास हीलर्स जो कि उन्हें डिस्ट्रॉय होने नहीं देंगी, लेकिन डिस्ट्रॉय जरूर कर देंगे ओपोनेंट के बेसिस को। यहां बचा हुआ हमारे पास सिर्फ एक इनविजिबिलिटी स्पेल, तो स्कैटर शॉट तो डाउन हो ही जाएगा, लेकिन करना होगा रॉयल चैंप को साथ ही साथ गायब भी, क्योंकि हमारे ओपोनेंट के पास है 2 हीरोज आसपास, तो वो डिस्ट्रॉय कर देंगे हमारे रॉयल चैंप को भी। यहां पहले यूज करते हैं अपने किंग एंड क्वीन का। हाँ जी हाँ दोस्तों, पहले यूज करना है यहां पर किंग एंड क्वीन का, क्योंकि हीलर्स बिल्कुल ही बिखर जाएंगी, तो थोड़ी बहुत बिल्डिंग्स यहां क्लियर करनी पड़ेंगी हमारे किंग एंड क्वीन को, जो कि फनल क्रिएट करेंगे हमारे आने वाले मीटियोर गोलैम्स के लिए। और आप देख सकते हैं कि मैंने मीटियोर गोलैम्स को कहां से रिलीज किया और कैसे रिलीज किया है, और मौका देखते यूज करूंगा अपने रॉयल चैंप को भी, और साथ ही के साथ यूज करूंगा ट्रूप लॉन्चर को भी। हाँ जी हाँ दोस्तों, ट्रूप लॉन्चर लेकर जा रहे हैं इस टैक में हम, क्योंकि अगर हमारी आर्मी कहीं भी पड़ी हो, लेकिन ट्रूप लॉन्चर हमारी बहुत ही मदद करता है अपने ट्रूप्स को वहां ले जाने के लिए। और शायद बेसिकली अगर हम कंपेयर करें वो भी सेज बैरक से, तो ट्रूप लॉन्चर इज अ मस्ट राइट थिंग, क्योंकि सेज बैरक लेकर आता है हमारे लिए 2 पेकास जरूर, लेकिन जब हमारे ट्रूप्स को जरूरत होती है तो हमारे पास कोई भी ट्रूप नहीं बचता। लेकिन ट्रूप लॉन्चर से हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं हमारे सीसी के ट्रूप्स, तो साथ ही के साथ हमारी आर्मी के साथ डैमेज करते हैं ओपोनेंट के बेस को भी।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रूप लॉन्चर लगातार ट्रूप्स को भेजता जा रहा है और यहाँ मैंने यूज कर दिया अपने वार्डन की एबिलिटी का भी, क्योंकि हमारे टाउन हॉल ने डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था। तो ट्रूप्स को बचाना बहुत ही जरूरी है। यहाँ हमारा रॉयल चैंप डाउन हो जरूर चुका है, लेकिन पड़ा हुआ है रिवाइव स्पेल, जिसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप ट्रूप्स को देख सकते हैं कि इतने ज्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन फॉर अ स्वैग शायद हम यूज कर भी ले। लेकिन अगर आपने गौर फरमाया हो कि कितनी आसानी से हमारे मीटियोर गोलेम्स ओपोनेंट के बेसिस को उड़ा रहे हैं, और आपने वॉर अटैक को देखा ही होगा, और आजमाना जरूर मत भूलना दोस्तों, क्योंकि अगर आप आजमाएंगे नहीं तो आपको इनकी शक्तियों का नहीं पता चलने वाला। क्योंकि पहले मुझे लगा था कि मीटियोर गोलेम्स कुछ खास नहीं होंगे, लेकिन इनका डैमेज देखकर मुझे बहुत ही पसंद आए, और मैं आजकल कोशिश यही कर रहा हूं कि लेकर जाऊं अपने मीटियोर गोलेम्स इन द वॉर। लेकिन रियोन वाले बेस पे अभी मीटियोर गोलेम्स एक्टिव नहीं हुए, तो वहां थोड़ा बहुत मेरे लिए लाइबिलिटी हो जाती है खड़ी, लेकिन हम जल्दी उसको अपग्रेड करेंगे जरूर। एंड आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड और इस समझदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका नाम है सैबियो गेमिंग। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बस उस लाल बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाली है अगली वीडियो के भी, क्योंकि CWL का सत्र 7 वीडियोस का है, और उन 7 वीडियोस को चेज करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले हैं बहुत ही भयंकर ओपोनेंट्स, और अटैक करने में हमें बहुत मजा आने वाला है। शायद कोई नई स्ट्रेटेजी आ भी जाए। तो खेलते रहे क्लैश ऑफ क्लैन। जय हिंद दोस्तों।